वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 17th ऑफ अप्रैल 2024 आज 3:20 के अराउंड हुई मेरी सुबह। आप लोग मुझसे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में ये वाली समस्या है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती हैं। उनका आना इस बात का इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है, लेकिन हम बैठे बिठाए तो बदलाव कर नहीं सकते। उसके लिए हमें करनी पड़ती है मेहनत। लेकिन हम मेहनत करने की बजाय उस समस्या के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और यही रियलिटी होती है कि उस समस्या को सोचते हुए 1 साल 2 साल और ना जाने कितने साल निकल जाते हैं। आप में से कितनों ने सोचा होगा कि मैं ये वाली चीज़ मुझे करनी है, लेकिन वो सोचते सोचते आपकी ज़िंदगी के कुछ साल तो निकल ही चुके होंगे। देखिए, जब जैसे आप इस फेज में है ना कि आप लोगों से सुबह उठा नहीं जा रहा, सुबह उठने के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं। लगभग 3-4 साल पहले मैं आपके ही इस फेज में थी। स्टार्टिंग में उठना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता था। जब मेरे को जॉब सर्च करनी थी, जो जॉब मैं करती थी वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे को ये रहता था कि दिन में जो, क्योंकि पढ़ाई भी करनी पड़ती है उसके लिए भी, क्योंकि आपको बहुत सारे फेजेस क्लियर करने पड़ते हैं। तो मेरे को ये रहता था कि कैसे मैं सर्च करूं, फिर कैसे उसकी तैयारी करूं, कौन कौन सी स्किल सीखूं। लेकिन इसके लिए मुझे बच्चे के साथ दिन में तो टाइम मिलने वाला है नहीं। तो वहां से जब मैं वीडियोस देखती थी, जैसे आप अभी मेरी वीडियो देखते हो, मैं भी किसी टाइम पे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखती थी। तो मुझे ये लगता था कि ठीक है, समस्या का हल तो एक ही है और वो हमें पता भी है। वो ये है कि टाइम नहीं है तो टाइम कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। फिर जब हम ये सोचते हैं कि बाकी के टाइम तो अभी हमारी प्रायोरिटी है, बच्चा छोटा है तो वो हमारी प्रायोरिटी है, तो हम उसको तो सेकंड प्रायोरिटी नहीं कर सकते। हम अपनी नींद को थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कम कर सकते हैं, और वही मैंने किया। अभी अगर मैं वो चीज़ सोचती रहती कि हाँ मुझे नींद कम करनी है, मेरे ऐसे ही अलार्म बजते रहते, मैं ना उठती, तो मैं इस तरीके से अभी आपके सामने नहीं होती। और जो मैंने अपनी वो जॉब करके अचीव किया, वो शायद मैंने आज तक अचीव नहीं किया होता। और जो आप पूछते हैं ना कि आपकी पॉजिटिविटी का कारण क्या है, आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, जब आप संघर्ष करके कुछ पा लेते हैं ना, तो आपको ये पता रहता है कि आपका जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो फल जरूर देगा। इसलिए आपको ना मन में ये कभी भी दुविधा नहीं रहती कि आपने कुछ किया और आपको मिलेगा नहीं। दुविधा ना उनको मन में ज़्यादा रहती है जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन वो पाने की इच्छा ज़्यादा रखते हैं। जो मेहनत पे विश्वास करते हैं ना, ट्रस्ट मानिएगा, उनको अपनी मेहनत पे इतना विश्वास होता है कि उनको लगता है कि फेलियर 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, कितनी भी बार मिलेगा, लेकिन उतनी बार वो फेलियर आपको अनुभव देके जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन सामने वाले की गलती से अगर हम कुछ सीखें तो वो भी एक बहुत बड़ी सीख होती है, और हमें सीख लेना चाहिए। इससे हमारे टाइम की बचत होती है। जैसे मैंने जब यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी 1 जनवरी से, तो मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं। जनवरी से अप्रैल वाले फेज में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो मैं कुछ गलतियां आपके सामने बताना चाहूंगी ताकि आप वो गलतियां ना करें। लाइक ए सिंपल एस्पेरेंट, मैं भी जब मैंने सोचा यूपीएससी का प्रिपेयर करने का 1 जनवरी से लगभग 4-5 दिन पहले, तो सोचा, फिर मुझे लगा कि 1 जनवरी नया साल है, नए जीवन की शुरुआत होगी, नए फेज की शुरुआत होगी, और मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी को शुरू करूंगी, और 1 जनवरी को मुझे पढ़ाई शुरू कर देनी है। उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं देखा था यूपीएससी के बारे में। ये पता था कि हाँ कुछ 2 लेवल का एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। बस एक चीज मैंने देखी थी कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी होती हैं। 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी करनी होती है। वो मेरी लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए कि मैंने अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं किया। 1 जनवरी को किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने 1 जनवरी को मेरे को इन लॉज के पास जाना पड़ गया अचानक से। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई थी, और मैं साइंस की 6th क्लास की एनसीईआरटी वहां पे उठा के लेके गई, और मैंने लगभग 15-20 दिन उस एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ डाला। हालांकि मुझे टाइम कम मिलता था, मैं रात रात को टाइम निकालती थी, और मैं सुबह ऐसे ही जल्दी उठती थी, और उस टाइम पे पढ़ाई कर करके मैंने वो 6th क्लास की एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ लिया। लेकिन फिर बाद में जब हम स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखते हैं ना, फिर हमें धीरे धीरे पता लगता है कि यार एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन सभी सब्जेक्ट की जरूरी नहीं है। मेरे को लगा कि साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, और हिस्ट्री वगैरह मेरा सीरियसली मेरा इंटरेस्ट कभी इतना रहा नहीं। रट्टेबाजी मुझसे होती नहीं थी, अभी भी नहीं होती, इसलिए मैं लिख लिख के देखती हूँ। मैं बहुत बार आपको लिखते हुए दिखाई देती हूँ, कई बार मैं अपने नोट्स बनाती होती हूँ, कई बार आंसर राइटिंग कर रही होती हूँ, कई बार मैं रफली जो जैसे मेरा टेबल आपने देखा होगा, जब मैं बेड पे पढ़ती हूँ, जिस टेबल पे मैं पढ़ती हूँ उस पर राइटिंग वाली फैसिलिटी भी है, तो मैं उस पर बहुत बार राइट करती हूँ। अगर मैं गेस्ट रूम में पढ़ रही होती हूँ दूसरे टेबल चेयर पे, तो मैं किसी रफ नोटबुक मैंने लगाई हुई है, बेसिकली वो ड्रॉइंग बुक है जो प्लेन पेजेस होते हैं, उस पर मैं लिख लिख के मैं पढ़ाई करती हूँ। तो बेसिकली मुझसे रट्टाबाजी होती नहीं है।
तो उस टाइम में मुझे लगा कि यार साइंस का ना मैं अच्छे से कर पाऊंगी, तो मैं यही उठा लेती हूँ। लेकिन फिर बाद में जब हम स्ट्रैटेजी देखते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो उस टाइम पे ना कुछ मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें थी कि मदर इन लॉ की तबीयत अचानक से खराब होना, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं बच्चा भी था साथ में, तो मतलब चीज़ें ऐसे हो जाती हैं होच पोच ना, कि मुझे सिर्फ ये रहता था कि जो भी घंटे मेरे पास बचते हैं ना, मुझे उसमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। मैं कहीं से भी नेट से कुछ भी मतलब सर्च ही नहीं करती थी कि मैं थोड़ा बहुत ये देख लूँ। लेकिन मेरे को 10-15 दिन वो ख्याल ही नहीं आया, तो मैं वो साइंस ही मैं पढ़ती गई। लेकिन बाद में फिर मुझे जाके जब मैंने प्रीवियस ईयर वाली बुक खरीदी, और मैंने वो शेयर भी करी आप सबके साथ में ना, दिशा पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है यार प्रीवियस ईयर की ना, उसमें बहुत सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस एग्जाम की, क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कभी मत करना। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही आपके सबसे मेन गुरु होते हैं किसी भी तैयारी में। पता नहीं मैंने स्टार्टिंग के दिनों में मतलब इतना होच पोच हो गई थी मेरी लाइफ की, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे साथ कि मैंने ना, फिर बाद में मेरे को पता लगा कि जो साइंस होती है ना, बेसिकली वो वाली साइंस तो पूछी ही नहीं जाती है एनसीईआरटी वाली। नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, करंट अफेयर में जो चीज़ें हैं, पहले ऐसा होता था कि केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, अभी तो 5-6 सालों से ट्रेंड वो भी चेंज हो गया। अभी मोस्टली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है ना, वो करंट अफेयर से ज़्यादा आता है। लेकिन ये चीज़ें पता कब चलेंगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, जब आप किसी की स्ट्रैटेजी देखोगे, ढूंढोगे। लेकिन मेरे को किसी की स्ट्रैटेजी देखते हुए ना फोन में ये लगता था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन फिर एक मेरे साथ मिस्टेक हुई, जब मैं स्ट्रैटेजी देखने लगी किसी की, तो फिर मेरे को, मैं इतना उससे इन्फ्लुएंस हो गई कि मैं फिर और स्ट्रैटेजी देखने लगी, और स्ट्रैटेजी देखने लगी। तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना यार, फिर उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। स्ट्रैटेजी देखो लेकिन लिमिटेड। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ आपकी सिमिलैरिटीज मैच करती हैं, और पता है क्या है, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे टॉपर्स, जैसे कि वो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड वो बता देते हैं चीज़ें, कि लाइक एम लक्ष्मीकांत को मैंने 10 से 15 बार पढ़ा, किसी टॉपर ने ऐसा बोला था। तो हाउ इज इट पॉसिबल यार, ह्यूमन माइंड तो मतलब सबका एक ही है ना। आई नो IQ लेवल अप डाउन हो सकता है, लेकिन मतलब बंदा 12 घंटे से ज़्यादा, 14 घंटे से ज़्यादा एग्जाम टाइम में पढ़ लेता है, या फिर मैं मान मिलूँ 1.5-2 साल लगातार पढ़ लेता है। लेकिन एम लक्ष्मीकांत के आप पेज देखोगे तो इतने पेज कोई 5-6 बार, और बाकी कितना सारा सिलेबस है, कैसे कर सकता है। तो एकदम माइंड पे बर्डन आ जाता है कि हाय मुझे इतना करना है, तो फिर एकदम से वो ना लोड नहीं लेना है लाइफ में, कभी भी नहीं लेना है, एग्जाम के टाइम पे भी नहीं लेना है। एक सबसे मेन चीज़ जो मेरा पॉजिटिव मुझे बनाती है इस तैयारी के दौरान में, वो सबसे मेन ये है कि मैंने ना इस एग्जाम को अपनी लाइफ मतलब जीने मरने का सवाल नहीं बनाया है। मुझे ये है कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे जेन्युइनली अपना मतलब ऑनेस्टी रखनी है खुद से, लेकिन मेरा जीने मरने का सवाल नहीं बनेगा ये एग्जाम। इसलिए मैं पूरा मतलब एक कूल माइंड से मैं तैयारी करती हूँ, और पूरा डेडिकेशन के साथ एंड फुल कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी तो मेरी जनवरी से लेके और अप्रैल तक एक भी दिन नहीं टूटी है। भले ही मैं किसी दिन 12 घंटे पढ़ी, किसी दिन 4 घंटे पढ़ी, लेकिन मैंने पढ़ाई जरूर की है। मैंने कभी कंसिस्टेंसी, ऐसे कोई 0 डे मैंने कभी जाने नहीं दिया। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी टॉपर की देखी ना, आप आंख बंद करके किसी पे बिलीव मत करो। मैं कहती हूँ मुझ पे भी बिलीव मत करो। आप मेरे से मेरी स्ट्रैटेजी पूछते थे, मैं शेयर भी करती थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर की है। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी पे, किसी भी इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको, और एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग है, आपके सर्कमस्टांसिस अलग हैं, सामने वाले के अलग हैं। और रही बात एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की, तो मैं कहती हूँ कि एक बार उसकी एक रीडिंग करो, उससे नोट्स भी मत बनाओ। मैं ये अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ, मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, किसी की स्ट्रैटेजी 100% फॉलो नहीं करनी है। लेकिन जब आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली ना, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत के साथ में ही एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर के। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना वो टॉपिक समझ में आया, कितना नहीं आया। आप कितनी बार उसकी रिविजन कर लो, उसका कोई फायदा नहीं रहने वाला जब तक आप अपनी नॉलेज का टेस्ट नहीं करोगे। तो हर टाइम जब भी आप वो बुक को कंप्लीट कर लेंगे, उस आप ना अगर वो बुक नहीं खरीदना चाहते ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटी की, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपने से पूछा था कि ऑनलाइन साइट कौन कौन सी हैं। आपको सिर्फ एक साइट से एमसीक्यूज नहीं लगाने हैं, आपको कम से कम 3-4 साइट से तो एमसीक्यूज लगाने ही पड़ेंगे उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे ही उस टॉपिक के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज ऐसे गूगल पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी साइट्स वहाँ पे निकल के आएंगी। और आपको वो कोई भी बुक आप कंप्लीट करेंगे, कोई टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। लाइक जैसे मैंने अपना एनवायरमेंट सब्जेक्ट कंप्लीट किया, पॉलिटी पे मैं हूँ, तो उस एनवायरमेंट की रिवीजन करने के लिए मैं सिर्फ अपने नोट्स या फिर कोई बुक नहीं रेफर कर रही, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी उसके लगा रही हूँ, करंट अफेयर भी कर रही हूँ। आपको ना पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप पेपर का पैटर्न नहीं समझोगे, आपको हमेशा ये फील होगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। तो आपको अगर इस चीज़ से बचना है,
तो पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना है और आपको ये देखना है कि अभी ट्रेंड किस चीज़ का है। लाइक जो गलती मैंने की, मैंने अपने स्टार्टिंग के वो दिन उस साइंस की जो 6th क्लास की एनसीईआरटी पे दिए, उससे अच्छा वो दिन मैं कहीं और प्रोडक्टिव किसी और सब्जेक्ट में लगा देती तो ज़्यादा फायदा होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि लाइक हम स्ट्रैटेजी जब देखने लग जाते हैं, हमें इतना इंटरेस्ट आता है कि हम स्ट्रैटेजी देखते ही रह जाते हैं। लिमिटेड रखनी है, 1-2 बंदे ऐसा ढूंढ लेने हैं जो आपको जेन्युइन लगे। सभी के सभी जेन्युइन एडवाइस नहीं देते हैं, आपको ऐसा ढूंढ लेना है, अपने मेंटर उनको बना लेना है जो आपको सही में जेन्युइन लगेंगे और आपको उनकी स्ट्रैटेजी देखनी है। लेकिन स्ट्रैटेजी में इतना भी नहीं डूब जाना कि पूरा दिन आप स्ट्रैटेजी ही देखते रह जाओगे, फिर आपके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको इतना कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है, वो सेल्फ कंट्रोल आपको खुद पे रखना होगा। बेटे के स्कूल में ना उनकी क्लास में राइम कंपटीशन है अर्थ डे पे, इसके लिए हस्बैंड उसको प्रिपेयर करवा रहे थे और वो बार बार में मेरे को सुनाने के लिए मतलब आता था। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से निकला कि कभी पढ़ाई कभी उसकी राइम की तैयारी, तो अच्छा रहा ओवरऑल डे। पढ़ाई भी मेरी ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स की हो गई थी।